क्या है कार्यालय? कार्यालय में कौन लोग होते हैं? तो अधिकारी होते हैं। अधिकारी कहने का मतलब सचिव स्तर से लेकर के क्लर्क लेवल तक, स्टाफ लेवल तक इसमें लोग शामिल होते हैं और सब के सब प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्राइम मिनिस्टर के कार्यों में सहयोग करते हैं। यही है प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका। ये कोई सेल्फ निर्णय नहीं लेते हैं, ये कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने में प्राइम मिनिस्टर को सहयोग करती है। ये स्वयं डिसीजन नहीं लेती है, ये सिर्फ सहयोग करती है। डिसीजन लेना है फाइनली एक व्यक्ति को, जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए अब हम लोग प्रधानमंत्री कार्यालय को देखते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है और उनके कार्य तथा दायित्व व्यापक होते हैं। संसदीय शासन यानी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, संसदीय शासन में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है और उनके कार्य तथा दायित्व व्यापक होते हैं। चूंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी आदर्शों से संचालित होती है, चूंकि भारत में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली लोक कल्याणकारी आदर्श से संचालित होती है, पब्लिक वेलफेयर मोड में ये काम करती है। आपको पता ही है सरकार लोक कल्याण के मोड में काम करती है, ना कि प्रॉफिट मोड में। ठीक है, तो लोक कल्याणकारी आदर्श पर काम करती है और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की दैनिक व्यस्तता, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की दैनिक व्यस्तता यानी बिजी रहना स्वाभाविक है। अब प्रधानमंत्री को छोटे छोटे कार्यों में, जैसे कहीं इनॉग्रेशन करना है, कहीं पब्लिक कॉन्फ्रेंस करना है या पब्लिक सेमिनार है या कुछ भी पब्लिक को एड्रेस करना है, कई तरह के काम होते हैं। उनकी शेड्यूल इतना टाइट शेड्यूल होता है कि आप उनसे 1 मिनट मिलने के लिए आपको महीनों पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, इतना व्यस्तता उनकी होती है। अब उन व्यस्तता में अपने इन विविध कार्यों को कैसे निष्पादित करेंगे, कैसे संपादित करेंगे? तो उनके लिए उनको चाहिए भाई ऑफिस, जो उनको इन सारे कार्यों में, दैनंदिन कार्यों में उनको मदद करे, और वहीं पे काम आता है, वही काम करता है पीएमओ ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय। जैसे बड़े बड़े लोगों के पास देखिएगा तो बड़े बड़े लोगों से आप सीधे टच में नहीं आ पाते हैं। क्यों नहीं आ पाते हैं? क्योंकि उनकी व्यस्तता जबरदस्त होती है, कई ऐसे कार्य होते हैं जिसमें वो बिजी रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उनके जो आसपास के लोग हैं उनसे संबंध बनाते हैं, फिर उनके थ्रू उनसे टाइम निकलवाते हैं और मीटिंग करते हैं। तो सेम सिचुएशन प्रधानमंत्री के साथ भी है, क्योंकि इसका निजी जो जीवन है पूरी तरह से व्यस्त रहता है। इनके कार्यों का दायित्व या वैरायटी ऑफ जॉब ऐसा है कि सारे के सारे कार्य इनको करने हैं। ठीक है, इस व्यस्तता से उन्हें निकालने, इस व्यस्तता में उन्हें मदद करने के लिए पंद्रह अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन के गवर्नर जनरल, यानी ब्रिटिश काल के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय, जिसे वायसराय कहा जाता था, औपनिवेशिक काल के गवर्नर जनरल या वायसराय के निजी सचिवालय या प्राइवेट सेक्रेटेरिएट जो उनका होता था, उसी को प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। दरअसल था क्या, पीएमओ का कॉन्सेप्ट 15 अगस्त 1947 को आया है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जो जीएस पेपर है उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां पे
कि प्रधानमंत्री कार्यालय कब अस्तित्व में आया है, तो ये अस्तित्व में आया 15 अगस्त 1947 को, 1947 को। क्या था ये? पीएमओ से पहले क्या था? पीएमओ से पहले ये गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, जो ब्रिटिश संसद का पूरे भारत में रिप्रेजेंटेशन, या ब्रिटिश संसद का जो भारत में रिप्रेजेंटेटिव थे, वो गवर्नर जनरल या वायसराय थे। तो उनका जो प्राइवेट सेक्रेटेरिएट था, वो जो कोई निर्णय लेते थे या कार्य करते थे, तो उनके साथ जो लोग शामिल थे, जो कर्मचारी शामिल थे, जो स्टाफ थे, जो अधिकारी थे, उनका जो टीम था, उनका जो ऑफिस था, वही प्रधानमंत्री कार्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि वायसराय के समय वायसराय का निजी सचिवालय ही प्रधानमंत्री कार्यालय कहलाने लगा। कब? 15 अगस्त 1947 को। क्लियर है? ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। प्रधानमंत्री समझ में आ रहा है आप लोगों को? देखो, इसमें हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड का अपना एक एरिया है, तो उसमें ज्यादा हम लोग डेप में अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आगे आपको मिलेगा। फिर से सचिवालय के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं, देन सचिवालय का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि क्या होता है सचिवालय, क्या होता है सेक्रेटेरिएट, क्या काम करता है। आप लोग दो तरह का सचिवालय देखे हैं, यूनियन सेक्रेटरी केंद्रीय सचिवालय भी देखे हैं और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी देखे हैं, मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी देखे हैं और केंद्रीय सचिवालय भी देखे हैं। तो सचिवालय का मतलब क्या होता है आपको पता है? मतलब सचिवों का कार्यालय, सेक्रेटरी ऑफिस को हम लोग सचिवालय कहते हैं। यानी उसमें जो लोग शामिल होते हैं वो सब के सब वो बड़े लोग या बड़े अधिकारी शामिल होते हैं, जो कहीं ना कहीं नीति निर्माण में सहयोग करते हैं, फैसला में मंत्रियों के द्वारा लिए जाने वाले फैसले को इन्फ्लुएंस करते हैं, प्रभावित करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उनको सिखाते हैं, बताते हैं, उनको सूचना देते हैं। सारा काम सेक्रेटेरिएट में किया जाता है। तो ये भी एक सेक्रेटेरिएट है। स्वाभाविक है कि इसमें भी उसी स्तर के अधिकारी बैठते होंगे, तो इनका भी काम या इनका भी जॉब नेचर या इनका भी सचिवालय का जो प्रोफाइल है वो भी उसी तरह का होगा। तो आगे लिखिए। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना, हालांकि प्रधानमंत्री की दैनंदिन या दैनिक प्रशासन और कार्यों में सहायता पहुंचाने के लिए की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना प्रधानमंत्री के दैनंदिन कार्यों और प्रशासन में सहायता पहुंचाने के लिए की गई थी। जैसे उनके और राष्ट्रपति, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच, विदेशी राज्यों के साथ संबंध निर्धारण के लिए, जनता की समस्याओं का निराकरण करने में, विभिन्न दलों के साथ समन्वय बनाने में, कोऑर्डिनेशन बनाने में, विभिन्न दलों के साथ कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाने में, सहयोग करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की स्थापना की गई। प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय पर बाकी लोग कहां चले गए? सुभद्रा और प्रीति कहां चली गई?
बोले ये लोग कि 8:30 बजे तक कर लेंगे। ये पुराना टॉपिक है, इसीलिए शायद मनीषा तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये आधा छूट गया था, लेकिन समझ में आएगा जब हम लोग फिर नया टॉपिक करेंगे। तो ये लोग कहाँ चला गया बीच में छोड़ करके? तुम्हारे घर से तुम्हारा दुकान कितना दूर है? कैसे जाती है? स्कूटी से? अच्छा, ये धनबाद में ही पड़ता है? रामगढ़ में? रामगढ़ में। ओ, रामगढ़। ये रामगढ़ वही है क्या जो शोले में दिखाया था? वो शोले में जो दिखाया था वो रामगढ़ कहाँ? रांची से कितना दूर है रामगढ़? 50 किलोमीटर? हाँ, उससे ज्यादा नहीं होगा। हम गए हैं। हमको आज तक से समझ में नहीं आया कि वो शोले में जो रामगढ़ दिखाया था ठाकुर वाला, वो कहाँ का रामगढ़ था? वो महाराष्ट्र में रामगढ़ है। और महाराष्ट्र 2-4 ठो और भी रामगढ़ है। हाँ हाँ हाँ, कोई भी बोलेगा भाई, जो भी मेरी तरह। तो आप लोग पिछले क्लास में देखे कि कैसे प्रधानमंत्री के कार्य कितना व्यापक होता है, इसका क्षेत्र भी व्यापक है। यानी कि प्रधानमंत्री की जब आप बात करते हैं, उसके दायित्वों का बात करते हैं कि वो कौन कौन से दायित्वों का निर्वहन करते हैं एज ए राष्ट्र के अनौपचारिक प्रमुख होने के नाते, तो इनके कई कार्य हैं। और प्रधानमंत्री के इन्हीं कार्यों की विविधता के कारण प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का महत्व बढ़ जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का महत्व बढ़ जाता है क्योंकि इन सारे कार्यों का निष्पादन में प्रधानमंत्री कार्यालय प्रत्यक्ष रूप से भूमिका का निर्वहन करती है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो प्रधानमंत्री को करना हो और उसमें पीएमओ की भूमिका ना हो, चाहे किसी भी तरह का राष्ट्रीय स्तर की बात हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, किसी विभाग की बात हो, किसी मिनिस्ट्री की बात हो। हर एक विभाग, मिनिस्ट्री, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म, हर एक जगह पर नीति निर्माण, निरीक्षण करना, तथ्यों को संग्रह करना, सूचना देना, ये सारे के सारे काम पीएमओ ऑफिस करता है। और आपको पता है कि पीएमओ ऑफिस है क्या और एक कब से चले आ रहा है। तो पीएमओ ऑफिस दरअसल स्वतंत्रता से पहले वायसराय का या गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल का जो उनका निजी सचिवालय होता था, गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में जिन सचिवों की या सेक्रेटरी की भूमिका होती है थी, जो उनके इर्द गिर्द रहते थे, जो उनके कार्यालय में बैठते थे, जो दैनंदिन कार्यों में मदद करते थे, वही सचिवालय हम लोगों ने 1947 में एज ए पीएमओ के रूप में एडॉप्ट किया। तो स्वाभाविक है कि इसका दायित्व, इसका कार्य क्षेत्र व्यापक है, विविध है। और इस कार्य क्षेत्र की विविधता और व्यापकता के कारण इसका महत्व भी बहुत ज्यादा है। अब इसका इतना महत्व है कि केंद्रीय सचिवालय और मंत्रिमंडलीय सचिवालय भी इसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इतना महत्व है इसका, इसीलिए इसको सरकारों का सरकार कहा जाने लगा है, क्योंकि ये सारे निर्णय और फैसले प्रधानमंत्री के लिए लेने में, प्रधानमंत्री को निर्णय और फैसले लेने में सहयोग करता है, इसलिए इसकी अहम भूमिका है। और जब आप इसके कार्यों को याद रखेंगे कि प्रधानमंत्री के कौन कौन से कार्य हैं, जब वो याद रख लेंगे तो आप इसमें समझ जाएंगे कि इसमें इसकी भूमिका क्या है।
तो प्रधानमंत्री के कार्य पे हम लोगों ने एक अलग से क्लास किया, इसीलिए उन्हीं कार्यों में सहयोग देने के लिए जितने भी प्रयास किए जाएंगे वो सब के सब पीएमओ के द्वारा किए जाएंगे, बस यही याद रखना है। इसीलिए हम लोगों ने एक अलग से प्रधानमंत्री के कार्य के अध्ययन को देखा या अध्ययन किया। इसका कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि इसके कार्यों को अगर स्पष्टीकरण देना हो कि कौन कौन से कार्य हैं, तो प्रधानमंत्री लिखते भी चलना है कि प्रधानमंत्री के पास आने वाले जितने भी विषय हैं, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, आर्थिक, नैतिक या नीतिगत, जितने भी मुद्दे आएंगे प्रधानमंत्री के समक्ष, उन सभी मुद्दों में पीएमओ अपना विचार, अपना ऑब्जर्वेशन, इन सभी दायित्वों के निर्वहन के दौरान प्रधानमंत्री को अपना विचार देता है, अपना ऑब्जर्वेशन देता है, और दे करके प्रधानमंत्री को उनके इन सारे निर्णयों को प्रभावित करता है, क्योंकि ये सब के सब सेक्रेटरी लोग बैठे हुए हैं, सब के सब आईएएस लोग हैं, अनुभवी लोग हैं अपने अपने फील्ड के। तो प्रधानमंत्री के समक्ष जिस भी तरह का विषय आएगा, निर्णय लेना हो, नीति निर्माण करना हो, उन सबों में पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के निर्णय को न केवल मंत्रिमंडल मानता है, अगर इन्होंने पीएमओ ऑफिस ने किसी भी तरह का कोई विचार दिया, ऑब्जर्वेशन दिया और प्रधानमंत्री ने उसको एक्सेप्ट किया, देन उस डिसीजन को, उस फैसले को, क्योंकि अब वो प्रधानमंत्री का फैसला हो गया, उस फैसले को न केवल मंत्रिमंडल मानता है बल्कि राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य हो जाता है। इसीलिए पीएमओ को, प्रधानमंत्री ऑफिस को सरकारों का सरकार कहा जाता है, क्योंकि सरकार में मिनिस्टर भी शामिल है, सरकार में प्रेसिडेंट भी है, लेकिन उन सबों को पीएमओ का डिसीजन जो परोक्ष होता है, इनडायरेक्ट होता है, वो कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन है, लेकिन उसके पीछे जो बुद्धि काम करता है, जो दिमाग काम करता है, वो होता है पीएमओ ऑफिस का। इसीलिए इसको सरकारों का सरकार कहा जाता है और राष्ट्रपति से लेकर के कैबिनेट मिनिस्टर तक, यानी कि मंत्रिमंडल तक, सब के सब इसके निर्णयों को मानते हैं। दूसरा, प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यकारी होने के नाते प्रधानमंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव
मुख्य कार्यकारी होने के नाते, कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के मुख्य कार्यकारी होने के नाते उनके उत्तरदायित्वों में हर एक स्तर पर सहायता प्रदान करता है। चाहे यह मामला विभिन्न मंत्रालयों का हो या राज्य सरकारों का हो, चाहे यह मामला विभिन्न मंत्रालयों का हो या राज्य सरकारों का हो। तात्पर्य ये है कि आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री का सरोकार हर एक मंत्रालय से होता है, क्योंकि वो सरकार का प्रमुख होता है। कोई भी मंत्रालय किसी भी तरह का स्वच्छंद निर्णय नहीं ले सकता है, उसको संवैधानिक दायरे में रह करके निर्णय लेना होता है, फैसला लेना होता है। और संवैधानिक दायरे में निर्णय लेने के दौरान उसे प्रधानमंत्री को विश्वास में लेना अनिवार्य होता है, क्योंकि वही प्रमुख है, सरकार का प्रमुख वही है, मिनिस्टर उसके सहयोगी हैं। तो ऐसे समझ लो कि घर के मुखिया सारे फैसले लेते हैं, तो चाहे आप जो घर के सदस्य हो कुछ भी कार्य करेंगे तो उनको विश्वास में लेकर के ही करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये व्यक्ति जिसका विश्वास महत्व रखता है, जिसकी सहमति महत्व रखता है, जिसकी सहमति ही फैसला या निर्णय हो जाता है, उस व्यक्ति को हर एक स्तर से, हर एक लेवल का, हर एक तरह का सहयोग देना प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का कार्य होता है। समझ में आया? उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि जैसे लिखते चलना है, जैसे देश की आर्थिक नीतियों का मामला हो, मसला हो, उसमें प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका एकदम स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। पहले योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में जब प्रधानमंत्री कार्य करते थे और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में, पहले जब प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करते थे और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय में आर्थिक विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। आप समझ लीजिए कि वो इनके कार्यालय में, ऑफिस में वो सारे स्पेशलिस्ट लोग बैठते हैं, जिन जिन मसले से प्रधानमंत्री का सरोकार होगा। और याद रखिए, कोई ऐसा मसला नहीं है जो प्रधानमंत्री से सरोकार नहीं रखता हो। स्थिति तो आज ऐसा हो गया कि अगर किसी लोकल या स्थानीय चिकित्सालय की स्थिति अगर बेहतर नहीं है तो लोग सीधे उसके लिए प्राइम मिनिस्टर को जिम्मेवार बना देते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ध्यान नहीं देते हैं। आप समझ सकते हैं कि आपका जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे सरोकार प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री से जुड़ा है या सरोकार रखता है। इसीलिए प्रधानमंत्री कार्यालय में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है। जब आर्थिक मुद्दा आता है, आर्थिक समस्या आता है, आर्थिक नीति निर्माण की बात आती है, तो वहां पर इस तरह के विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती है।
नेक्स्ट, प्रधानमंत्री के जनसंपर्कों के कार्यों का संचालन, पब्लिक अफेयर या जनसंपर्क के कार्यों का संचालन भी पीएमओ ऑफिस के द्वारा ही किया जाता है। जनसंपर्क की बात करें तो ये भी पीएमओ ऑफिस के द्वारा ही किया जाता है। जैसे प्रेस लिख सकते हैं, जैसे प्रेस को एड्रेस करना हो, जनता को एड्रेस करना हो, तो इस स्थिति में जनता को संबोधित करना हो, प्रेस को संबोधित करना हो, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रधानमंत्री कार्यालय को भूमिका का निर्वहन करना पड़ता है। पैराग्राफ चेंज। जनता के संबोधन या प्रेस के संबोधन के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यालय देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, जैसे मामलों में भी सक्रिय होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की खुफिया एजेंसी तथा शोध एवं विश्लेषण शाखा रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, यानी देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा के मामले में भी प्रधानमंत्री कार्यालय अपने विशेष शाखा जैसे खुफिया विभाग या खुफिया एजेंसी, रॉ एंड एनालिसिस विंग, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति ही उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका सुरक्षा के मामले में भी महत्वपूर्ण हो जाती है। पैराग्राफ चेंज। विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने,
देश के विकास को गति प्रदान करने, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने, देश के विकास को गति प्रदान करने, तथा विदेशी सहायता प्राप्त करने। उनके साथ व्यापारिक और तकनीकी अनुसंधान और समझौता स्थापित करने में, व्यापारिक एवं तकनीकी अनुसंधान तथा समझौता स्थापित करने में। प्रधानमंत्री की ही भूमिका अग्रणी होती है। ये सारे दायित्वों का निर्वहन प्रधानमंत्री ही करते हैं, उन्हीं की भूमिका अग्रणी होती है। और इस प्रयोजन होते हुए प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण करते हैं या विदेश दौरा करते हैं। विदेशों का दौरा करते हैं या विदेशी भ्रमण करते हैं और विदेशी राजनयिकों को देश में आमंत्रित भी करते हैं। काहे के लिए भाई? तो आर्थिक, व्यापारिक या कह सकते हैं व्यापारिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, इस तरह के डिप्लोमेटिक, ये सारे रिलेशन को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा विदेशों में भ्रमण किया जाता है। विदेशों में भ्रमण किया जाता है और ऐसे इस दायित्वपूर्ण कार्यों को निर्वहन करने में प्रधानमंत्री कार्यालय की भूमिका उल्लेखनीय होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय अपने विशेषज्ञ सचिवों के मदद से, क्योंकि इसमें सारे के सारे हाई क्वालिटी के या हाई लेवल के लोग बैठे हुए हैं, सबके सब जितने भी सेक्रेटरी हैं, सबके सब 20-20 साल का अनुभव है, एक्सपीरियंस है उनके पास फील्ड में, और सबके सब काबिल ऑफिसर होते हैं वहां पे। तो प्रधानमंत्री का कार्यालय विषय विशेषज्ञों की मदद से, विषय विशेषज्ञ सचिवों के मदद से इन सारे फैसलों को लेते समय देश हित में, इन सारे फैसलों को लेते समय देश हित में प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिवों से सलाह अवश्य लेता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिवों से सलाह अवश्य लेता है। इसीलिए ये कहा जा सकता है कि न सिर्फ देश से संबंधित नीतिगत फैसला लेने, इसलिए कहा जा सकता है कि न सिर्फ देश से या देश के आंतरिक मामलों से संबंधित नीतिगत फैसला लेने में, बल्कि देश से बाहर या वैश्विक नीति पर भी, देश से बाहर या वैश्विक नीति पर भी प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रभाव रहता है।
पैराग्राफ चेंज। वर्तमान में भारत की राजनीति गठबंधन की राजनीति को देखा जाता है। वर्तमान में भारत की राजनीति में गठबंधन की राजनीति को देखा जाता है। केंद्र की सरकार स्पष्ट बहुमत से स्पष्ट बहुमत से किसी दल विशेष के द्वारा संचालित नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में कई दल मिलकर के सरकार का निर्माण करती है। और ये दल छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी हो सकते हैं। ये दल छोटे छोटे क्षेत्रीय दल भी हो सकते हैं, या दो बड़े क्षेत्रीय दल मिलकर के सरकार का निर्माण करते हैं। इन बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कुछ समझौते और शर्तों पर आपस में गठबंधन करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। तो प्रधानमंत्री कार्यालय क्या बोल रहे थे लास्ट में, क्या बोल करके गए थे? गठबंधन करते हैं और इनके बीच में वैचारिक मतभेद, देश की राजनीति में उथल पुथल मचाता है और मचा सकता है। देश की राजनीति में उथल पुथल मचा सकता है और मचाता भी है। और इसके कारण देश के विकास, देश में स्थिरता प्रभावित होता है। राजनीतिक उथल पुथल के कारण देश की विकास, देश में स्थिरता, एकता, ये सब के सब प्रभावित होता है। और इस विषम परिस्थिति में प्रधानमंत्री कार्यालय एक कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस के रूप में या समन्वयकारी संस्था के रूप में भी कार्य करती है। कोऑर्डिनेटिंग ऑफिस के रूप में या समन्वयकारी संस्था के रूप में भी कार्य करती है। समन्वय के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय इन विभिन्न दलों के बीच, समन्वय के दौरान या कोऑर्डिनेशन के दौरान प्रधानमंत्री कार्यालय इन विभिन्न दलों के बीच पत्र व्यवहार और विचारों का आदान प्रदान करती है। पत्र व्यवहार एवं विचारों का आदान प्रदान करती है। तो फाइनली अब इसका कंक्लूजन क्या है? तो इसका कंक्लूजन लिख लो। कुल मिला जुला करके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, याद रखिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के बारे में जब भी आप चर्चा करेंगे
तो एक तरफ आप प्रधानमंत्री के कार्यों को दिमाग में रखिएगा और दूसरी तरफ समझिएगा कि प्रधानमंत्री जो कुछ भी कर रहे हैं उनके पीछे सलाह, मशवरा, सूचना, ये सारे के सारे कुछ जो कुछ दिया गया है वो सब कहीं ना कहीं पीएमओ ऑफिस के द्वारा दिया गया है। पीएमओ ऑफिस कहां से लाता होगा ये सारे इंफॉर्मेशन? तो केंद्रीय सचिवालय और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से वो कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके वो प्रधानमंत्री को देता है। प्रधानमंत्री को आवश्यकता पड़ने पर हर एक स्तर का उनको वैचारिक, नीतिगत सपोर्ट करता है और प्रधानमंत्री फिर उन कार्यों को निष्पादित करते हैं। तो अगर कंक्लूजन इस आंसर का लिखना हो कि कुल मिला जुला करके क्या निष्कर्ष निकलता है, तो आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि प्रधानमंत्री कार्यालय इतनी प्रभावशाली कार्यालय है कि इसकी प्रधानमंत्री कार्यालय इतनी प्रभावशाली कार्यालय है कि इसके प्रभाव भारत सरकार के नीतियों और कार्यों पर दृष्टिगोचर होता है। इसके प्रभाव भारत सरकार के नीतियों और कार्यों पर दृष्टिगोचर होता है। अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय ही सारे राजनीतिक और प्रशासनिक मशीनरियों को संचालित करता है। अर्थात प्रधानमंत्री कार्यालय ही सारे प्रशासनिक एवं राजनीतिक मशीनरी कहने का मतलब तंत्र, जो सिस्टम है, उसको यही संचालित करता है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के इतनी शक्तिशाली होना है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय का इतने शक्तिशाली होना एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। इससे देश हित भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, क्योंकि इससे देश हित भी या नेशन इंटरेस्ट, देश हित भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इसका वजह या इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पर निरंतर दायित्वों का भार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय पर निरंतर दायित्वों का भार बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण से पीएमओ ऑफिस में विलंबकारी प्रवृत्ति यानी लेट लतीफी, कोई भी काम टाइम पे नहीं होना, कोई भी निर्णय समय पर नहीं लेना, अर्थात आप कह सकते हैं कि धीमे गति से हर एक कुछ होने लग रहा है, क्योंकि कार्य का लोड है, वर्कलोड है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय के इतने शक्तिशाली होने की वजह से ब्यूरोक्रेसी में, नौकरशाही में भी, प्रधानमंत्री कार्यालय के इतने शक्तिशाली होने के कारण ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही में भी तथा विभिन्न संवैधानिक संगठनों के बीच, अलग अलग भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, उनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा हो गया है। अब कल्पना करो, कोई अधिकारी पीएमओ ऑफिस का है और कोई कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का है या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के, तो उसके मन में क्या फीलिंग आता होगा?
पीएमओ ऑफिस वाला के प्रति कि भाई ये सुपर है, और जो पीएमओ ऑफिस वाला है वो इन लोगों को क्या समझता होगा, इनको लोअर सबऑर्डिनेट समझता होगा कि ये हमारे सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये पीएमओ ऑफिस जो कहा वही पीएम करेंगे, जो समझाया वही समझेंगे। तो और पीएम जो समझ गए वही प्रभाव, वही फैसला, वही निर्णय कैबिनेट सेक्रेटेरिएट को भी मानना है, वही मंत्रिमंडल या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट को भी मानना है, विभिन्न मिनिस्ट्री को मानना है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को मानना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि इनके बीच में एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाता है, एक अविश्वास शुरू हो जाता है। हर एक संगठन एक दूसरे को उस स्तर से विश्वास नहीं करते है सबके सब ब्यूरोक्रेट्स, सबके सब नौकरशाह है, लेकिन वही एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बैठा हुआ है और एक कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में, तो दूसरी ओर पीएमओ में बैठा हुआ है। तो पीएमओ में बैठे हुए जितने भी सेक्रेटरी हैं वो सब के सब अपने आप को सैया भय कोतवाल, अब डर काहेगा, कोतवाल समझने लगते हैं। और ये किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए उसकी जो संगठन है, संवैधानिक संगठन, लोकतांत्रिक संवैधानिक संगठन जो प्रशासन और राजनीतिक संचालन में सहयोग करता है, ये अच्छा नहीं है। उनके बीच में प्रतिस्पर्धा होने लगता है, अविश्वास होने लगता है और लेट लतीफी और लाल फीताशाही शुरू हो जाता है। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण और शक्ति का विकेंद्रीकरण बहुत जरूरी होता है। एक हाथ में सेंट्रलाइज नहीं होने दिया जाता है शक्ति। लेकिन आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो बहुदलीय सरकार का कॉन्सेप्ट है, जो बहुमत की सरकार का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं निरंकुश लोकतंत्र को भी पैदा कर देता है। अगर ऐसा व्यक्तित्व या प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है तो सारी संस्थाओं पर उसका इन्फ्लुएंस हो जाता है। और इसका एकदम बहुत अच्छा उदाहरण आपको भारत के राजनीतिक इतिहास में देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी के समय में और दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय में। इंदिरा गांधी ने भी अपने समय में वो इतनी डिक्टेटर हो गई। अच्छा याद रखिए, इंदिरा गांधी के समय में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का सबसे ज्यादा जो कद बढ़ा वो इंदिरा गांधी के समय में ही बढ़ा। जो पीएमओ आज इतना प्रभावशाली हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के समय में। उससे पहले नेहरू के समय की बात करें या शास्त्री के समय की बात करें तो पीएमओ ऑफिस उतना शक्तिशाली नहीं था। लेकिन 1975 में इंदिरा गांधी अपने सहयोगियों पर थोड़ी सी भी विश्वास नहीं करती थी। उनको जितना विश्वास अपने सेक्रेटरी पर था उतने जनप्रतिनिधियों पर नहीं था। और वो सारे फैसले कहीं ना कहीं अपने उन सचिवों से के मदद से, उनके विचारों से प्रभावित होकर के ही लिए। तो प्रधानमंत्री कार्यालय का कद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बढ़ा इंदिरा गांधी के समय में, और वो परंपरा धीरे धीरे कंटिन्यू रहा। बाद में जब जनता दल का सरकार आया जिसमें प्रधानमंत्री देवगौड़ा थे, जनता दल के सरकार में धीरे धीरे इसका थोड़ा सा कद कम हुआ। लेकिन जैसे ही कोई ऐसा व्यक्तित्व वाला प्रधानमंत्री सत्ता में आता है जो महत्वाकांक्षी है, जो लोकप्रिय है, जिसकी दल पर पकड़ है, दिन प्रधानमंत्री कार्यालय फिर से पूरे भारत की राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक सारे नीतियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है और लोकतंत्र का वास्तविक चरित्र धीरे धीरे धूमिल होने लगता है। इसलिए प्रधानमंत्री कार्यालय को ज्यादा शक्तिशाली होना या प्रधानमंत्री कार्यालय का ज्यादा शक्तिशाली होना भी एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, एक संसदीय लोकतंत्र के लिए, एक बहुदलीय लोकतंत्र में अच्छा नहीं है, क्योंकि सारी शक्ति एक ऑफिस में सिमट करके रह जाता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ लिमिटेशन भी है, आपको इसके लिमिटेशन को भी देखना है। लेकिन लिमिटेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादा फोकस आपको इसके दायित्व पर करना है। तो दायित्व क्या है? तो प्राइम मिनिस्टर के जितने भी कार्य हैं उन सारे कार्यों में ये पीछे होते हैं। ये बस ऐसे समझ लो कि
आप आईएएस की तैयारी करते हैं, आप अपने मेहनत से करते हैं, लेकिन आपके पीछे जो सपोर्ट होता है अपने परिवार का, आपका भाई का, अपने पिता का, आपकी माता का, आपके रिश्तेदारों का, वो सपोर्ट होता है, वही बुद्धि देते हैं, वही अवसर देते हैं, वही संसाधन देते हैं, वही और आपको हर एक तरह का सपोर्ट करते हैं, जिस सपोर्ट की मदद से आप श्रम करते हैं और स्वयं निर्णय लेकर के स्वयं साध्य निर्णय से सफलता हासिल करते हैं। तो सफलता हासिल करने में जो सहयोग मिलता है आपको व्यक्तिगत स्तर पर, वही सहयोग मिलता है प्रधानमंत्री को पीएमओ ऑफिस से। आज के प्रधानमंत्री पीएमओ ऑफिस इतना वाइब्रेंट है कि अगर आपको छोटा सा भी समस्या है तो सीधे पीएमओ ऑफिस को मेल कीजिए और तुरंत आपको रिस्पांस मिलेगा। इतना सक्रिय है। अगर कोई लगता है, आपको लगता है कि ये मैटर हमको सीधे प्रधानमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेकर के या प्रधानमंत्री को सूचित करना है, इस मैटर से अवगत कराना है, देन आप पीएमओ ऑफिस को मेल कीजिए। आप देखिए विद इन 1 वीक आपको रिस्पांस मिल जाएगा। इतना वाइब्रेंट हो गया है। यानी कि प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि सीधे जनता के साथ हमारा संबोधन हो, जनता के साथ संबंध हो। इसीलिए बीजेपी नहीं हारती है, नहीं हार रही है और न आने वाले 20 सालों तक हारने वाली है, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी कुछ और है, पूरी तरह से कॉर्पोरेट मोड में। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, वो हर एक लेवल पे टच में है और टच में रहते हुए अपने फैसले लेते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी कुछ इसी तरह से काम कर रहा है। अब आपसे कई तरह के सवाल यहां पे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे मेंस में क्या सवाल पूछा जा सकता है, और ये आप लोग का होमवर्क भी है, आप लोग कल लिख करके लाएंगे या व्हाट्सएप कर देंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 1, 3-4 क्वेश्चन बता देते हैं। इन्हीं 3-4 क्वेश्चन को आप लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसी में से आ जाएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है पीएमओ, इसलिए इसको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला चीज ही नहीं है, इसका बस 3 पहलू है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर रिमाइंड करा देना, बता देंगे उसको। क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय क्या है, क्या है, इसी में व्हाट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, एंड इसी में भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में या भारतीय केंद्रीय प्रशासन में, भारतीय केंद्रीय प्रशासन में संगठन की भूमिका क्या है, संगठन की भूमिका का परीक्षण करें। एग्जामिन द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एग्जामिन द रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में इसकी भूमिका क्या है। दूसरा, इसी में ट्विस्टेड है थोड़ा सा, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कार्यालय को सुपर गवर्नमेंट कहना या सरकारों का सरकार कहना कहां तक तर्क संगत है। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, क्रिटिकल एनालाइज। पीएमओ को सरकारों का सरकार या सुपर गवर्नमेंट कहना कहां तक तर्क संगत है। आलोचनात्मक परीक्षण करिए। तीसरा, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय का शक्तिशाली होना या प्रधानमंत्री कार्यालय का सरकारों का सरकार होना एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। क्या आप इस मत से सहमत हैं? अपना विचार व्यक्त कीजिए।
तीसरा क्वेश्चन, ये लिख लिए होंगे आप लोग, नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 3-4 क्वेश्चन है, जिस 3-4 क्वेश्चंस को एकदम याद करके रखिए, रट करके रखिए या प्रैक्टिस करके रखिए। ये क्वेश्चन पूछना ही पूछना है जेपीएससी का मेंस के एग्जाम में, या फिर यूपीएससी का पॉलिटी का सेक्शन में। आप इसको जैसे लिखना है लिख लीजिएगा, उसके बाद हम लोग उस पर अलग से डिस्कस कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में किसी एक कार्यालय, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में किसी एक संगठन का शक्तिशाली होना अच्छा संकेत नहीं है। इससे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे? तीसरा क्वेश्चन है सब कुछ एक ही, लेकिन ट्विस्ट किया हुआ। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और पीएमओ ऑफिस के बीच अंतर के बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटेरिएट या मंत्रिमंडलीय सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच अंतर के बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। ठीक है। चौथा, क्या देश का लोकतंत्र, क्या देश के लोकतांत्रिक शक्तियों का प्रयोग सिर्फ गिने चुने अधिकारियों के द्वारा, सिर्फ गिने चुने उच्च अधिकारियों के द्वारा ही किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर कार्यालय के रिस्पेक्ट में या प्रधानमंत्री कार्यालय को संदर्भित करते हुए इस कथन का मूल्यांकन करें। प्रधानमंत्री कार्यालय को केंद्र में रखते हुए इस कथन का मूल्यांकन करें कि लोकतंत्र की शक्तियों का प्रयोग कुछ उच्च अधिकारी के द्वारा किया जाता है। लोकतंत्र में जो भी शक्ति है उसका प्रयोग कुछ उच्च अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो इस तरह से 4-5 क्वेश्चन है। अब आप इसको सोचिए। अगर आप सोच सकते हैं तभी जब प्राइम मिनिस्टर का दायित्वों को समझते हैं, उनके जॉब को समझते हैं, उनके जॉब नेचर को समझते हैं, और उस जॉब नेचर के साथ इनको भी खड़ा रखना है, क्योंकि ये सब के सब बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं। तब आप इसका आंसर लिख पाएंगे। देखें थोड़ा आप लोग कितना स्मार्ट हुए हैं, किसी चीज को लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। बहुत दिन से आप लोग आंसर राइटिंग नहीं किए हैं, तो लिख करके आप हमको बताइएगा। ठीक है। मनीषा बाबू, तुम आज इतना लेट क्यों की?